गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, जहां हमने पीछे पढ़ा चार शक्तियां। पहली थी कार्यपालिका शक्तियां, फिर विधायी शक्तियां, और फिर तीसरा पॉइंट था वित्तीय शक्तियां, और चौथा पॉइंट था न्यायिक शक्तियां। और आज पांचवें पॉइंट पर हम विस्तार से पढ़ेंगे विविध शक्तियां और अन्य क्या क्या शक्तियां दी गई है। तो देखिए, इनके उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यपाल के पास कुछ अन्य भी प्राप्त है। जैसे राज्यपाल की स्थिति कैसी होती है, वो हमारे संविधान अनुच्छेद 163 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान और अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को सविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त है, जिसको मुख्यमंत्री के समान शक्तियां दी गई है कुछ प्रदेशों में। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को सविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है और संस्थात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उसकी यह आशा की जाती है कि संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेगा, फिर भी कुछ ऐसी अवसर आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करता है और मंत्री परिषद को अपदस्थ कर सकता है, विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा का विघटन और मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना, और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना, किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। इन सब बातों से यह नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति की वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, कि राज्य की कार्यपालिका भी राज्यपाल के पास वास्तविक प्रधान के रूप में नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान नहीं होता है, वैसे भी राज्यपाल राज्य सरकार में वास्तविक प्रधान नहीं होता है, वह औपचारिक प्रधान के रूप में काम करता है। तो इस तरह से, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप में भाग ले सकता है। वास्तविक कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद की प्रमुख है, पूरा कार्य का संचालन मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है और मंत्रिपरिषद का लीडर होता है मुख्यमंत्री। संविधान द्वारा राज्य में संस्थात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संस्थात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है, तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा ही होता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो पहला पॉइंट दिया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के प्रमुख है गठन प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। जिस विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जिसको आधे से एक सीट ज्यादा मिली हो, उसको मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा रही है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो वह नियुक्ति करता है बहुमत दल के नेता को, जिसको विधानसभा में बहुमत दल मिला हो। अन्य मंत्रियों का चयन, तो मंत्रियों का चयन करने से संबंधित मुख्यमंत्री ही करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सूची बनाता है और राज्यपाल को देता है, और मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो, इसके
इसका निर्णय मुख्यमंत्री करता है कि अपनी मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करता है। किंतु मुख्यमंत्री भी पाबंद है कि 91 संविधान संशोधन हुआ तो इसमें निश्चित कर दिया गया कि कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। तो इसमें दिया देखिए 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है कि जहां जैसे मान लो राजस्थान की विधानसभा सीटें कुल सीटें 200 है तो 200 का 15% यानी 30 व्यक्तियों को 30 सदस्यों को मंत्री बना सकता है हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो निश्चित कर दी गई है कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखता है कि मंत्रियों का चयन करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है कि सारे वर्ग या सारे प्रमुख क्षेत्र उन सबको मौका देता है। राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। फिर सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। अब देखिए मंत्रियों की योग्यताएं, वैसे तो मंत्रियों की कोई योग्यताएं नहीं होती है, लेकिन मंत्री जो है दोनों सदनों में से राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। किंतु एक सामान्य व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है, वह 6 माह के लिए मंत्री रह सकता है क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर उसको किसी भी एक सीट से जीत हासिल करके आनी होती है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हो या यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्रिमंडल छोड़ना होता है। अगर किसी सीट से वह जीत करके नहीं आता है 6 माह के अंदर अंदर तो उसको अपना पद त्याग पत्र देना पड़ता है, उस मंत्री को अपना पद छोड़ना ही पड़ता है। तो कोई भी एक साधारण व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है। फिर देखिए मंत्रियों का कार्य विभाजन दिया है कि मंत्री क्या क्या कार्य करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों के कार्य विभाजन करता है। मंत्रियों के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक प्रमुख विभाग होता है, तो प्रमुख विभाग होता है किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण कि मंत्रियों को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? राज्यपाल, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते ही मुख्यमंत्री उनको अपने मंत्रियों की सूची देता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को साथ साथ पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को शपथ हमारे देश का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और यहाँ राज्य सरकार में राज्यपाल शपथ दिलाता है। पद ग्रहण से पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। पहली पद के कर्तव्य पालन की, यानी मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री पद की, मंत्री है तो मंत्री पद की। दूसरी शपथ होती है गोपनीयता की। ये गोपनीयता वो होती है जो आपको समझना चाहिए। गोपनीयता का अर्थ है कि मुख्यमंत्री और मंत्री आपस में कोई चर्चा करते हैं या कोई बैठक करते हैं अंदर किसी प्रकार से, तो उस बैठक की गई योजनाएं या उनका किया गया निर्णय बाहर उजागर नहीं करते हैं। फिर है मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां वही होती है जो केंद्र सरकार में होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में 3 श्रेणियां होती है या राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां बताई गई है। तो देखिए मंत्रियों की 3 श्रेणियां वही बड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कैबिनेट के द्वारा सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं और कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं और राज्य मंत्री के बाद में आता है तीसरा उप मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यानी उप मंत्रियों के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती है, वे कैबिनेट मंत्रियों के साथ रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं।
मंत्री परिषद का कार्यकाल, कि मंत्री परिषद का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, किंतु विधानसभा भंग होने पर उनका मंत्री का कार्यकाल अपदस्थ भी हो जाता है। मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है या मंत्री को मुख्यमंत्री हटा भी सकता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा की विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है, किंतु विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्षीय है। सामूहिक उत्तरदायित्व की मंत्रिपरिषद क्या क्या काम करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। इसके वेतन और भत्ते, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया है। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली, की मंत्रिपरिषद किस प्रकार कार्य करती है। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। कि मंत्रिपरिषद मिलकर के सारे के सारे निर्णय वो ही लेती है। मंत्रिपरिषद का लीडर होता है मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में एक बार होती है और वैसे मुख्यमंत्री चाहे तो तब इसकी बैठक बुला सकता है और इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री करता है। बैठक का कोई कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। गणपूर्ति का मतलब होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि 1/10 सदस्य उपस्थित हो, यानी कि कम से कम 10 व्यक्तियों में से एक मंत्री होना जरूरी नहीं है। इसके लिए कम मंत्री होंगे तो वो भी बैठक का संचालन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम हैं, जिसमें क्या क्या नियम बताएं। सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता, कि जो भी काम करेंगे उन सब का मिलकर के उत्तरदायित्व बनता है किसी भी काम के लिए। और गोपनीयता, वे किसी भी प्रकार से की गई बैठक में की चर्चा को अपने परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को या जनता को उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं जब पद संभालते हैं तब। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। कि किसी प्रकार की योजना तैयार की जा रही है तो उन योजनाओं का संचालन एक साथ करते हैं, यानी कि निर्णय एक मत से होता है। मतभेद की स्थिति होने पर, कहते हैं कि आपस में कोई बात पर विचार होता है तो पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। किसी बात का मतभेद होता है तो फिर आपस में संयुक्त रूप से निश्चित निर्णय को लेते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। कि किसी भी प्रकार के जो कार्य संचालित करते हैं मंत्रिपरिषद मिलकर के, तो प्रत्येक सदस्य का दायित्व होता है कि वो सब मिलकर के अपने कार्यों का संचालन करते हैं और हर बैठक में की गई बातों को गोपनीय रखते हैं, क्योंकि उनको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है कि हम कोई भी निर्णय लेंगे या बैठक के द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा तो उनको हम बिल्कुल गोपनीय रखेंगे। इस प्रकार इसके कार्यों का संचालन होता है। तो इनके जो भी निर्णय होते हैं वो गुप्त रखे जाते हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य, कि मंत्रिपरिषद क्या क्या काम करती है। वैसे तो हमारे संविधान 163 में मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता करती है और परामर्श देने के लिए बताया जाता है। यदि भी संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बतलाया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति नितांत विपरीत ही है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। कि मंत्रिपरिषद किसी भी प्रकार से जो निर्णय लेती है, योजनाएं तैयार करती है, तो अपने लीडर को बताती है। लीडर कौन? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री इन सब के निर्णयों को राज्यपाल से अवगत कराता है कि हम इस प्रकार शासन कर रहे हैं
और इस प्रकार योजनाएं तैयार कर रहे हैं। तो राज्यपाल हमारे लिए एक तरह से औपचारिक प्रधान के रूप में हमारी राज्य सरकार में सहायता करता है। तो शासन की नीति निर्धारण करना, पहला कार्य है शासन की नीति निर्धारण करना, कि शासन की नीति निर्धारण करने के लिए मंत्रिपरिषद किस प्रकार सहायक होती है मुख्यमंत्री के लिए। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शासन की नीति निर्धारण करना। नीति यानी नियम, शासन के नियम बनाना, नियमों के अनुसार हम शासन करेंगे, ऐसा निर्णय मंत्रिपरिषद करती है। चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग हो, तो शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारण करती है वरन उसके कार्यों के रूप में परिणित भी करती है। तो मंत्रिपरिषद एक दूसरे के रूप में नियम ही नहीं बनाती है बल्कि उन नियमों को कार्यों के रूप में संचालित करती है और मुख्यमंत्री का सहयोग करती है। और मुख्यमंत्री उन निर्णयों को राज्यपाल से अवगत कराता है कि हम सब मिलकर के इस प्रकार लोकतंत्र की सरकार को चला रहे हैं और लोकतंत्र का संचालन आगे विकास के रूप में कर रहे हैं। तो ये दिया गया है। फिर है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। जो भी उच्च पद जहां किसी प्रकार से रखे जाते हैं तो उनकी सूची मंत्रिपरिषद तैयार करती है और मंत्रिपरिषद राज्यपाल जहां मुख्यमंत्री को देती है और मुख्यमंत्री फिर उस सूची को राज्यपाल को देता है। जैसे संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर की जाती है कि किसी भी प्रकार से राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अध्यक्षों को नियुक्त करता है या कोई उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता है राज्यपाल, तो राज्यपाल को यह सूची मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है और मंत्रिपरिषद इस सूची को मुख्यमंत्री को देता है और मुख्यमंत्री सूची को राज्यपाल के पास देता है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद की दूसरी शक्ति हो गई। तीसरी शक्ति है आपके मंत्रिपरिषद की विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, कि विधानमंडल में मंत्रिपरिषद शासन का प्रतिनिधित्व के रूप में संचालन करती है। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों एवं आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। चौथी है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना, कि कानून बनाते हैं उनका निर्णय भी यही करती है। मंत्रिपरिषद ने केवल शासन व कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। फिर है बजट तैयार करना, कि राज्य का प्रतिवर्ष बजट तैयार वित्त मंत्री करता है। राज्य का वार्षिक बजट वित्त वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और यह बजट का संचालन जहां प्रमुख रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व जो दिया है वो मंत्रिपरिषद का ही होता है, कि प्रतिवर्ष आय व्यय का बजट तैयार करने का काम भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। तो इस प्रकार ये थी मंत्रिपरिषद की शक्तियां जो अपने शासन में सहयोग करती है। तो इसी के साथ आपको आज के लिए इतना ही काफी है। कल पढ़ाएंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में और इसके विचार से विस्तार से व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।